फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ NIOS क्लास 12 का चैप्टर 17 अंडमान डायरी, जिसके लेखक है श्रीकांत वर्मा जी। आइए देखते हैं श्रीकांत वर्मा जी हमें इस चैप्टर के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हमारा देश कितना खूबसूरत है। विविधताओं में एकता वाला देश हमारे देश को कहा जाता है। हमारा देश प्रकृति का खूबसूरत संग्रहालय है। कहीं बर्फीली चोटियाँ हैं, कहीं हरे भरे खेत हैं, कहीं कलकल बहती नदियाँ हैं, कहीं मरुस्थल के धोरे हैं, कहीं जंगल की वैनेली हरितिमा है, कहीं सागर की जल लहरें हैं, सुदूर पानी के मध्य हरे भरे द्वीप हैं। इन प्राकृतिक संरचनाओं ने हमारे मन को गहराई तक प्रभावित किया है। हिमालय के आश्रम, नदी के उद्गम, सागर के संगम के अक्सर हम चर्चा करते हैं, लेकिन इन चर्चाओं में हम भारत की मुख्य भूमि से दूर कुछ टापुओं को भूल गए हैं। शायद इन्हीं की वजह से भूगोल ने इन द्वीपों की नियमिति में अकेलेपन का अभिशाप घोल दिया है। अकेलेपन, इन द्वीपों को अकेलेपन इसलिए कहा गया है क्योंकि अंग्रेज़ों ने इन द्वीपों को दंड द्वीप के रूप में चेंज कर दिया गया है। इसका प्रतिनिधि उदाहरण अंडमान द्वीप सेल्युलर जेल है। सेल्युलर जेल एक ऐसा जेल जहां हमारे हिंदुस्तानी, हमारे पूर्वज, क्रांतिकारी, देशभक्त, जिन्होंने 2-2, 10-10 दशकों तक, 20 वर्षों तक जेलों में कैद थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ही सपना देखा था। कौन सा? आज़ादी। आज़ादी की चाह में न जाने कितने लोगों ने अपने दम तोड़ दिए, कभी भूख से, कभी बीमारी से, कभी इस उम्मीद से कि एक दिन आज़ादी मिलेगी। आज हम आज़ादी के नीचे आज हम नीले अंबर के नीचे आज़ादी का उत्सव मनाते हैं, सिर्फ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से। अंडमान डायरी का विषय है। आइए हम इस पाठ की मुख्य विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है, इस पाठ को पढ़ने के बाद आप अंडमान द्वीपों के बारे में समझ सकते हैं, अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित अंडमान द्वीप सेल्युलर जेलों के बारे में जान सकते हैं, इतिहास के बहुत सारे गुमनाम प्रसंगों का उल्लेख कर सकते हैं, स्वाधीनता संग्राम के नायक जिन्होंने अपने बलिदान दे दिए सिर्फ आज़ादी की वजह से, हम उनके बारे में जान सकते हैं। डायरी विधा के बारे में जान सकते हैं कि डायरी लिखते कैसे हैं, डायरी विधा के शिल्प सौंदर्य, डायरी में कौन कौन से वर्ड यूज़ किए जाते हैं, कैसे लिखा जाता है, हम इन सब के बारे में चर्चा कर सकते हैं। वर्मा की अंडमान डायरी को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। अंडमान डायरी। जब श्रीकांत वर्मा जी अंडमान निकोबार गए, वहाँ उन्होंने विज़िट किया, उन्होंने जब वहाँ देखा, उसके बारे में अपने भाव और विचारों के माध्यम से इस डायरी में प्रकट किया है। शनिवार 4 जनवरी 1986 को पोर्ट ब्लेयर में लिखा गया था। लेखक लिखते हैं, हर हंसी के पीछे आंसू होते हैं, कुछ आंसू यहाँ भी बहाए गए हैं। पोर्ट ब्लेयर में। अंडमान में एक जगह है पोर्ट ब्लेयर, जिसके चारों ओर केवल पानी ही पानी है, जो है तो बहुत सुंदर, परंतु उन क्रांतिकारियों के लिए नहीं जिन्हें अंग्रेज़ों ने यहाँ कई वर्षों तक कैद करके रखा हो। उन स्वतंत्र सेनानियों के लिए यह द्वीप केवल अभिशाप बन के रह गए, जो कभी काला पानी के नाम से जाना जाता था। काला पानी हमारी भाषा का एक मुहावरा बन गया है। काला पानी का मतलब है जिसके लौटने की कोई उम्मीद नहीं। मगर काला तो नहीं है ये पानी। लेखक कह रहे हैं ये पानी तो काला नहीं है, फिर इसे काला क्यों कहा गया है? ये तो बहुत सुंदर है, हरा है, नीला है, चारों ओर द्वीप ही द्वीप हैं, मूंगिया कलर है, पहाड़ियाँ भी हैं, 300 से अधिक यहाँ द्वीप हैं, जो सुंदर है और मन को भा जाने वाला है। फिर क्या काला है? काले थे हमारे हिंदुस्तानी। यहाँ लेखक बताते हैं कि काले थे हमारे हिंदुस्तानी, हमारे पूर्वज, क्रांतिकारी, देशभक्त, जिन्हें गोरे शासकों ने यहाँ कैद करके रखा था। क्योंकि ताकि उन्हें देश प्रेम का मज़ा चखाया जा सके। लेखक बताते हैं, जब मैं सेल्युलर जेल गया तो मैंने देखा अपनी सभ्यता पर नाच करने वाले जो अंग्रेज़ थे, वो कितने क्रूप, बदशक्ल, मनहूस, अमानुष्य कारागृह खड़े कर सकते हैं। कारागृह यानी कि पोर्ट ब्लेयर में जो सेल्युलर जेल था, उन्हें कहा गया है। मानवीय स्वतंत्रता का दावा करने वाली गोरी जाति किस तरह इंसान को इन शीर्षकों में एक नहीं 2-2 दशक, 10-10, 20-20 वर्ष कैद करके रखा जाता था, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। न जाने उन्हें कितने सालों तक जेलों में कैद करके रखा जाता था, ऐसे शीर्षकों में जहाँ से किसी के लौटने की कोई उम्मीद नहीं होती थी। ऐसा द्वीप, ऐसा जेल जहाँ से ना कोई निकल सकता था और ना ही कोई प्रवेश कर सकता था, एक पतली सी सूरज की किरण को छोड़कर।
किरण जो औरों के लिए आशा का संदेश लाती है, इन अभागों के लिए जो यहाँ अंडमान में काला पानी भोग रहे हैं। यहाँ लेखक उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बात करते हैं जहाँ न जाने कितने वर्षों तक कैद करके रखा गया था और उनके लिए ये केवल एक अभिशाप बन गया था। वो कहते हैं कि उनके लिए सुबह कभी कोई आशा का किरण लाती ही नहीं, न शाम। उनकी कोठरियों की दहलीज पर एक स्वप्न मात्र रह गई है, आज़ादी का स्वप्न, जिसे उन्होंने बरसों तक संजोकर रखा। आखिर उस स्वप्न के लिए ही तो उन्होंने सजाएं भोगी थी। उनका जुर्म अपराध क्या था? उन्होंने स्वप्न देखा था और वे उसे असलियत में परिणत बदलना चाहते थे। मतलब आज़ादी का स्वप्न देखा था उन्होंने, वो आज़ादी पाना चाहते थे। न जाने यहाँ कितने लोगों ने दम तोड़ दिया, कभी भूख से, कभी बीमारी से। लोगों पर कोड़े बरसाए जाते थे, गालियाँ दी जाती थी। दूसरे सवेरे जब अंग्रेज़ जेलर के सामने उनकी पेशी होती थी, उन्होंने कभी अपने आप को आत्मसमर्पण नहीं किया, हथियार नहीं छोड़ा। यहाँ बताया गया है हथियार डालने का मुहावरा गलत होगा। हथियार थे ही नहीं उनके पास। नीचे की 4 कोठरियाँ काल कोठरियाँ हैं जहाँ उन्हें फांसी से पहले रखा जा। अब यहाँ लेखक हमें बताते हैं कि क्रांतिकारियों को फांसी कहाँ दी जाती थी। इन काल कोठरियों के ठीक सामने कुछ ही कदम की दूरी पर फांसी घर है। बाहर एक चबूतरा था। फांसी के पहले तड़के कैदी को इस चबूतरे पर लाया जाता था। अंग्रेज बड़े उदार थे। मौत के पहले कुछ क्षण वे आदमी को खुली हवा में सांस लेने की छूट देते थे। उदार यहाँ पर अंग्रेज़ों के लिए एक कटाक्ष बोला है लेखक ने कि वे बड़े ही धर्मवीरू थे ना। तभी तो कैदी को स्नान ध्यान कराया जाता था। गीता, बाइबल, कुरान के पाठ की सुविधा दी जाती थी और उनके स्वतंत्रता प्रेम की तो अन्य कोई मिसाल ही नहीं। फांसी पर चढ़ाने के पहले पूछते थे अंतिम इच्छा। क्या वे कभी उनकी अंतिम इच्छा पूरी करते होंगे? अगर पूरी करते तो आज हमारे स्वतंत्रता सेनानी शायद जिंदा होते। कितनों ने तो उत्तर दिया होगा कि आज़ादी। शेक्सपियर के नाटकों में ट्रेजेडी रहती है, कॉमेडी, मगर वे शेक्सपियर को घर भूल आए थे। यहाँ आकर उन्होंने सीखा था ट्रेजेडी को कॉमेडी में और कॉमेडी को ट्रेजेडी में बदलना। शायद वे शेक्सपियर के नाटकों को भूल गए थे। तभी तो वो फांसी की सुबह तमाम कोठरियों के द्वार खोल देते थे ताकि बाहर शीर्षकों से कैदी देख सके अपना भविष्य फांसी। आज़ादी की मांग करने वाले क्रांतिकारियों कि भविष्य फांसी, विदेशी शासकों और बाहर खदेड़ना का मंसूबा रखने वालों का भविष्य फांसी, फांसी पर चढ़ने वाले हौसला रखने वालों का भविष्य भी फांसी, फांसी की रस्सियाँ की परवाह न करने वाला का भविष्य। कितने क्रूर रहे होंगे वे अंग्रेज जो कहते हैं देखो तुम्हें इसी तरह फांसी पर चढ़ाया जाएगा। अपना हस्र देखो, तुम्हें देखो, अपनी लड़ाई का हस्र देखो, देखो अपने देश का हस्र देखो, देखो हम तुम्हें किस तरह नहरा धुलाकर पवित्र करते हैं। गंगा जल नहीं हुआ तो क्या हुआ, काला पानी तो है। और अब तुम्हें उस लोक में भेजते हैं जहाँ फांसी नहीं, कम से कम आज़ादी चीख पड़ने पर फांसी नहीं होती, जहाँ कोड़े नहीं लगाए जाते। नर्क में ज़रूर लगाए जाते हैं, मगर अंडमान आने के बाद नर्क जाने की ज़रूरत ही क्या है, जहाँ वह शरीर ही नहीं जिसे लटकाया जा सके। लेखक बताते हैं रोज़ ही अक्सर यह दृश्य दोहराया जाता था। फांसी में एक साथ 3 व्यक्तियों को फांसी देने की व्यवस्था थी। इसका अर्थ ये हुआ कि कई बार 3 व्यक्तियों को एक साथ फांसी दी जाती थी। कुछ रोए होंगे, चिल्लाए होंगे, कितनी पीड़ा उन्हें झेलनी। कुछ ने तो ये नारा भी लगाया होगा, इनकलाब जिंदाबाद, क्रांतिकारी अमर रहे। जिन्होंने ये नारा लगाया होगा वे शायद पागल थे। कोई विशिष्ट व्यक्ति ही स्वयं को अंग्रेज़ों के खतरे में डाल सकता है। समझदार कोई व्यक्ति जोखिम नहीं लेता, कोई खतरा मोल नहीं लेता। चाय भी पीता है तो वह फूंक कर पीता है, ऐसा लेखक हमें बताते। लेखक यहाँ वीडी सावरकर से मिलते हैं। फांसी घर के सामने की कारा की दूसरी मंजिल की सबसे अंतिम कोठरी सावरकर की थी, जिन्हें सबसे खतरनाक कैदी माना जाता था। वे बहुत ही खतरनाक कैदी थे। 1910 में उन्हें यहाँ लाया गया था। 1921 में इस जेल में उनकी रिहाई हुई थी। उनकी कोठरी को एक लोहे की दीवार खड़ी करके कारागार से अलग कर दिया गया था, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक कैदी थे। कोई भी कोशिश कामयाब न हो, भाग निकले
बरसों यहाँ रहने के बावजूद सावरकर को ये मालूम हो सका कि उनके भाई भी इसी कारागार में कैद थे। मेरे मन में सावरकर के प्रति पूर्वाग्रह था। पूर्वाग्रह वह होता है जो पुरानी विचारधारा होती है, क्योंकि उनका संबंध हिंदू महासभा से रहा है। मैंने ये नहीं सोचा कि एक हिंदू के रूप में अपनी अस्मिता की तलाश सांप्रदायिक नहीं। सांप्रदायिक वे होता है जो अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर होता है, और लेखक ने पूर्वाग्रह बना लिया था वीडी सावरकर के प्रति कि वे एक हिंदू महासभा से बिलोंग करते हैं। ये नहीं सोचा कि एक हिंदू के रूप में अपनी अस्मिता की तलाश सांप्रदायिक नहीं। कम से कम ऐसा व्यक्ति सांप्रदायिक नहीं हो सकता जिसने देशभक्ति की इतनी बड़ी सज़ा भोगी हो। जेल के बाहर सावरकर की प्रतिमा स्थापित की गई थी। मेरा सिर झुक गया था श्रद्धा में और कुछ शर्म में। हम कितने शीघ्र दूसरों के विषय में फतवा दे सकते हैं। फतवा मतलब जो सोची समझी बातें होती हैं, सुनी हुई बातें होती हैं, उसे ही फतवा कहते हैं। और अगर तर्क के जरिए तुम लोग यह प्रमाणित कर भी लो सावरकर सांप्रदायिक थे, तो मैं तुम्हारा तर्क नहीं मानता। यहाँ लेखक वीडी सावरकर के प्रति जो पूर्वाग्रह था उनके मन में, उसके प्रति कहते हैं कि यहाँ लेखक वीडी सावरकर के बारे में कहते हैं कि जैसे मैंने उनके बारे में पूर्वाग्रह बनाया था कि वह एक सांप्रदायिक होंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। वे एक देशभक्त थे और बहुत अच्छे व्यक्ति थे, तभी तो जेल के बाहर उनकी स्मृति, उनकी प्रतिमा बनाई गई थी। लेखक यहाँ कहते हैं, मैं एक कवि हूँ, मैं तर्क नहीं जीता। मेरे लिए सावरकर वह व्यक्ति है जो हाथों पैरों में हथकड़ी, बेड़ी पहने बरसों तक भयानक कोठरी के अंधेरों में कैद रहा, मगर न वाड़ी अवरुद्ध हुई और न ही आत्मा। लेखक बताते हैं, शाम हो चली थी, समुद्र पर चिड़िया मंडरा रही थी हजारों की तादाद में। कौन जानता था ये हमारे पूर्वजों की मृताएं हैं। पूर्वज यानी कि क्रांतिकारी, वहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने लाखों वर्ष कई वर्षों तक जेलों में अपने प्राण त्याग दिए आज़ादी के लिए। कुछ मेरी खिड़की के शीशे से आकर टकरा जाती हैं या वो मुझे जगा रही हैं। गहरी नींद से जागो, तुम नींद में हो। जीवन वह जो इस सिंचकों में रहने वालों ने जिया है, जो हमारे क्रांतिकारियों ने जिया है, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राण त्याग दिए। मैंने अपने कमरे की बत्तियां नहीं जलाई, रहने दो ये अंधकार, होने दो पूर्वजों से मृताओं से संवाद। नीचे पहाड़ी के नीचे समुद्र है, पानी दूर तक फैला पानी है। अरे यह तो सचमुच काला हो चला ये पानी। फ्रेंड्स, आज का ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट हो। वो पल, वो स्थिति, वो वक्त बेहद निराशाजनक थी। फिर भी सेनानियों के मन में यह आशा जीवित थी कि एक दिन उनका संघर्ष रंग लाएगा और देश आज़ाद होगा। ये आशा ही उन्हें अपने कठिन संघर्ष को जारी रखने की शक्ति प्रदान करती थी। लेखक ने इस अध्याय के माध्यम से उन सेनानियों के संघर्ष, बलिदान और उनके अडिग इरादों को नमन किया है। आइए हम इसके कुछ प्रश्न करते हैं। काला पानी। काला पानी का अर्थ मैंने बताया था, सुदूर निष्कासित, जिसके लौटने की कोई उम्मीद नहीं होती है। दूसरा क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार काला क्या था? काला क्या था? हमारे पूर्वज जो क्रांतिकारी थे। तीसरा क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार क्रूर, बदशक्ल, मनहूस क्या है? कारागृह। आइए हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं कि आखिर डायरी है क्या? डायरी क्या है? डायरी हमारे विचारों और भावनाओं का एक प्राइवेट रिकॉर्ड होता है, जिसमें एक दिन या अन्य अवधि के दौरान क्या हुआ है इसकी रिपोर्ट क्रम में व्यवस्थित होती है। डायरियाँ पारंपरिक रूप से हस्तलिखित होती हैं। ये वह क्रम है जिसमें आप जिन चीज़ों के बारे में लिख रहे हैं वे वास्तव में घटित हुई थी। हमने यहाँ समझा कि आखिर डायरी है क्या। अब हम जान लेते हैं डायरी का आखिर महत्व क्या है, क्यों हमें आखिर डायरी लिखनी चाहिए। डायरी लिखने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि आपके दैनिक जीवन को सारी घटनाओं का अभिलेख सुरक्षित रहता है। डायरी में आप स्वयं से संवाद कायम कर सकते हैं, इसलिए डायरी आपकी बिलीवेबल फ्रेंड भी हो सकती है। डायरी लिखने वाला कभी अकेलापन महसूस नहीं करता। आपकी खूबियों और खामियों का आकलन भी कर सकते हैं आप, तथा इससे आपकी याददाश्त भी काफ़ी इंक्रीज़ होती है। इस जीवन की कई बातें हम दूसरों से नहीं कह पाते हैं। डायरी एक सच्ची मित्र बनकर आपके मन के बोझ को कम करती है। डायरी हमें आलस्य से मुक्ति दिलाकर कर्म की निरंतरता के लिए हमें प्रेरित करती है। डायरी कई विधाओं का चौराहा होता है। कभी यह आत्मकथा का आभास कराती है, कभी घुमक्कड़ की झलक देती है,
कभी हमारी इमेजिनेशन की जादुई दुनिया की सैर कराती है। अपने निर्माण में यह अनौपचारिक इतिहास भी है और रिपोर्टिंग भी। संकट के पलों में डायरी व्यक्ति का आत्मीय संबंधु यानी कि हमारी फ्रेंड बन जाती है। हर समय की ओट में कुछ अंधेरे पल छिपे होते हैं। डायरी उन कठिन समय के खलनायकों का पता ठिकाना और चाल चरित्र का रहस्य उद्घाटन करती चलती है। कभी इसके ठीक उलट भी घटित होती है। कठिन समय के मानवीय चेहरों को भी यह बताती है। डायरी एक अंग्रेजी शब्द है। शब्दकोश में इसके कई पर्याय मिलते हैं। जनजीवन में डायरी के लिए दैनिका, दैनंदिनी, परामर्श पुस्तिका, रोजनामचा आदि के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत में इसे दिन पत्रिका या दैनिक वृत्त पुस्तक कहा जाता है। आप जानते हैं कि जिस तरह से कहानी, नाटक, उपन्यास आदि विधाओं के तत्व होते हैं, उसी प्रकार डायरी के भी कुछ तत्व होते हैं। यह वैयक्तिकता, भावाभिव्यक्ति, तिथिक्रम, तत्कालिक प्रतिक्रिया, परिवेशांकन, आत्मविश्लेषण, वास्तविकता, निज दृष्टि तथा भाषा शैली। आइए अब ये देखें कि अंडमान में यह विशेषताएं किस सीमा तक मिलती हैं। वैयक्तिकता। वैयक्तिकता का मतलब होता है व्यक्ति की अपनी विशेषता, व्यक्ति की अपनी प्रकृति। जिस प्रकार लेखक ने यहाँ पर अपनी गलतियों को स्वीकार किया है और वे कहते हैं, मेरे मन में सावरकर के प्रति पूर्वग्रह था क्योंकि उनका संबंध हिंदू महासभा से रहा है। मैंने यह नहीं सोचा कि एक हिंदू के रूप में अपनी अस्मिता की तलाश सांप्रदायिकता नहीं है। यहाँ लेखक बताते हैं कि आगे श्रीकांत वर्मा सावरकर के प्रसंग में आत्मवियोग, आत्मस्वीकार की मुद्रा में कहते हैं, मेरे लिए सावरकर वह व्यक्ति हैं जो हाथों पैरों में हथकड़ी बेड़ी पहने बरसों इस भयानक कोठरी के अंधेरों में कैद रहे। न वाणी अवरुद्ध हुई न आत्मा। कहना होगा कि वैयक्तिकता यानी कि व्यक्ति की प्रकृति, व्यक्ति की विशेषता के प्रकाशनों में यह पूरी डायरी भरी पड़ी है। भाव अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने भावों को प्रकट करना। भाव को प्रकट करना, भाव को प्रकट करना। यहाँ पर लेखक ने लिखा है, मैंने अपने कमरे की बत्तियाँ नहीं जलाई, रहने दो अंधकार, होने दो पूर्वजों से मृत आत्माओं से संवाद। नेक्स्ट है तिथिक्रम। तिथिक्रम में सबसे पहले आता है डे, डेट एंड प्लेस। जिस तरह से लेखक ने लिखा है, शनिवार 4 जनवरी पोर्ट ब्लेयर 1986 का टाइम था। तत्कालीन प्रतिक्रिया होना चाहिए। जैसे इस पाठ में काल कोठरी और फांसीघर को देखकर अपनी मनोदशा को तुरंत ही लेखक ने दर्ज किया था। नेक्स्ट है परिवेशांकन। अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में जब लेखक गए थे तो उन्होंने बताया कि वह सुंदर था, हरा था, नीला था। वहाँ के प्रवेशों के बारे में प्रवेशांकन यानी कि वहाँ के चारों ओर का जो माहौल था उसके बारे में बताया है। आत्मविश्लेषण। नेक्स्ट है आत्मविश्लेषण। इसका मतलब होता है अपने चरित्र पर स्वयं ही विश्लेषण करना। जिस प्रकार लेखक के मन में वीडी सावरकर के प्रति पूर्वग्रह था, उसके बारे में उन्होंने स्वीकार किया कि पूर्वग्रह था कि वह एक सांप्रदायिक थे, बल्कि वह गलत थे। वीडी सावरकर एक देशभक्त थे, सच्चे देशभक्त। वो लिखते हैं कि जेल के बाहर सावरकर की प्रतिमा स्थापित की गई थी। मेरा सिर झुक गया श्रद्धा से और कुछ शर्म से। वास्तविकता में लेखक ने अंडमान के जेल खानों के बारे में वर्णन किया है कि किस तरह से वहाँ पर क्रांतिकारियों को लेकर जाया जाता था, फांसी घर में सज़ा दी जाती थी, फांसी पर लटकाया जाता था, उनसे अंतिम इच्छा पूछी जाती थी। उस सब के बारे में लेखक ने बताया है। निज दृष्टि। भाषा शैली। इस पंक्ति को पढ़ने के बाद आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी भाषा कितनी सरल रही होगी। भाषा के कारण पाठ को समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। शब्द इतने जटिल नहीं है कि शब्दकोश उलटना पड़े। आइए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन 1, सेलुलर जेल के कमरे की संरचना कैसी थी? एक पतली सी सूरज की किरण पहुंचने वाली तंग कोठरी के जैसे। क्वेश्चन 2 है, फांसी के घर के सामने लेखक को किस नाटककार का स्मरण होता है? शेक्सपियर। समुद्र पर मंडरा रही चिड़िया कैसी प्रतीत होती है? पूर्वजों की मृत आत्माओं की तरह। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भाषा एवं शैली। इसका अगला टॉपिक है भाषा एवं शैली। इस पाठ की भाषा बहुत ही सरल और प्रवाहयुक्त है। लेखक के भाषा प्रयोग को समझने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। श्रीकांत वर्मा मूलतः कवि हैं, लेकिन उन्होंने आजीवन पत्रकार कर्म का निर्वहन किया है, इसलिए अंडमान डायरी एक और भावुकता का अनूठा नमूना प्रस्तुत किया है।
लेखक ने तत्सम तद्भव देशज विदेशज किसी भी शब्द से बचने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने हर शब्द का प्रयोग किया है। श्रीकांत वर्मा भाषा के जादूगर हैं। उनकी भाषा भाव की अनुमिनी की है। प्रसंगानुकूल भाषा के कारण पाठ को समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है। शब्द इतने जटिल नहीं है कि शब्दकोश उलटना पड़े। पूरी डायरी में 3 शब्द अंग्रेजी के हैं, जेलर, ट्रेजेडी और कॉमेडी। ये पाठ यात्रा का भी आभास देती है। समुद्र के दृश्यों, स्थानों की संरचना, परिंदों की उड़ान का सम्मोहन वर्णन किया गया है। श्रीकांत वर्मा की भाषा तत्सम है। पूरे पाठ में ऐसे शब्द भरे पड़े हैं जैसे द्वीप, निष्कासित, सुरम्य यानी कि सुंदर, मनोरम, मन को भा जाने वाला, यंत्रणा, कारागृह, दशक, इच्छा, व्यवस्था, क्रांति, विक्षिप्त, अस्मिता, वाणी, अवरुद्ध, आत्मा, पूर्वज, मृतात्मा, संवाद। उर्दू के जो शब्द लोक में घुल मिल गए हैं सहज ही पाठ में मौजूद हैं। उदाहरण देखें, उर्दू के ये कुछ शब्द हैं जैसे बदशक्ल, मनहूस, उम्मीद, जुर्म, तलाश। आप ये पढ़ सकते हैं। डायरी में 2 जगहों पर मुहावरों का स्वाभाविक प्रयोग है। ये मुहावरे लोक में बहुत प्रचलित हैं। हथियार डालना, फूंक फूंक कर पानी पीना। श्रीकांत वर्मा छोटे वाक्यों के कुशल प्रयोक्ता हैं। पूरा पाठ ही छोटे वाक्यों का खजाना है। दोस्तों, आपका ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। किस तरह से देखा तो फ्रेंड्स, आपने देखा इस अध्याय में लेखक ने वर्तमान में द्वीप की स्थिति का वर्णन करते हुए अतीत के अत्याचारों को उजागर किया है। लेखक अपने अनुभव और यात्राओं के माध्यम से इस ऐतिहासिक महत्व को समझाने की कोशिश करते हैं। किस तरह से आपने देखा डायरी क्या होती है, उसका महत्व क्या होता है, और अंडमान डायरी में किस तरह की भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1 है, पाठ से 5 तत्सम शब्दों का चयन करें। तत्सम शब्द यहाँ पे मैंने लिख रखा है यंत्रणा, कारागृह, दशक, द्वीप, निष्कासित। ये सब हमारे पाठ के क्या हैं, तत्सम शब्द। क्वेश्चन 2 है, यहाँ पे पाठ से 5 उर्दू शब्दों का चयन करें। 5 उर्दू शब्द है बदशक्ल, मनहूस, उम्मीद, जुर्म, तलाश। क्वेश्चन 3 है हमारा, फूंक फूंक कर पानी पीने का मुहावरे का अर्थ क्या है, सावधानी पूर्वक। क्वेश्चन 4 है, कॉमेडी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सुखांत। यहाँ पर हमारे 4 क्वेश्चन थे जिनको हमने कंप्लीट किया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा कि आपने इस चैप्टर में क्या सीखा। भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान द्वीप समूह स्थित है। 2 है, बंगाल की खाड़ी में इन द्वीपों की संख्या कितनी है, 300 है। अंडमान द्वीप समूह का मुख्यालय क्या है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर क्या है, अंडमान द्वीप का मुख्यालय है। पोर्ट ब्लेयर में सेल्युलर कारावास का निर्माण अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। जिन कैदियों को यहाँ पे फांसी की सज़ा दी जाती थी, काल कोठरियों में इन्हें बंद कर दिया जाता था। 6 में बताया गया है, अंडमान के कैद खाने को अंग्रेजों ने नर्क के समान रूपांतरित कर रखा था। यानी कि वहाँ क्रांतिकारियों को सज़ा देते थे, इतनी बुरी सज़ा देते थे कि वह किसी नर्क से कम नहीं था। इसीलिए अंडमान की सारी सुंदरता काले पानी के मुहावरे में बदल गई थी। इस द्वीप में बहुत सारे पक्षी पाए जाते हैं। सेल्युलर जेल बहुमंजिला इमारत थी। सारी क्रांतिकारियों के बलिदान का सफल है ये। यहाँ पर हमने पढ़ा कि आखिर हमने क्या सीखा है। हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्वेश्चन आंसर है। आइए उसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 1 है हमारा, लेखक ने काला पानी किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। लेखक ने काला पानी पोर्ट ब्लेयर को कहा है। पोर्ट ब्लेयर को काला पानी कहा गया है। ऐसा लेखक ने इसलिए कहा है क्योंकि इसके चारों ओर पानी ही पानी था, जो था तो बहुत सुंदर, लेकिन उन क्रांतिकारियों के लिए नहीं जिनको अंग्रेज़ों ने यहाँ कई वर्षों तक कैद करके रखा था। उन स्वतंत्र सेनानियों के लिए यह द्वीप केवल अभिशाप बन के रह गया था। क्वेश्चन 2 है यहाँ पर हमारा, लेखक के अनुसार अंडमान में द्वीपों की संख्या कितनी थी, तो द्वीपों की संख्या थी 300। क्वेश्चन 3 है हमारा, गोरे शासक देशभक्त क्रांतिकारियों को किस जेल में रखते थे, प्रस्तुत कीजिए। गोरे शासक देशभक्त क्रांतिकारियों को सेल्युलर जेल में रखते थे। क्वेश्चन 4 है हमारा, फांसी से पहले कैदी के साथ क्या औपचारिकताएं निभाई जाती थी, वर्णन कीजिए। फांसी से पहले कैदी को बाहर लाया जाता था, खुली हवा में सांस लेने दिया जाता था, नहलाया जाता था, धुलाया जाता था तथा उन्हें गीता, बाइबल, कुरान पढ़ने की इजाज़त दी जाती थी तथा उनसे अंतिम इच्छाएं भी पूछी जाती थी। क्वेश्चन 5 है हमारा, वे कौन थे जो शेक्सपियर को घर भूल आए थे, तो वह थे अंग्रेज।
अंग्रेज क्योंकि शेक्सपियर एक अंग्रेज़ लेखक थे। अंग्रेज़ जब उनकी सारी अच्छी बातों को घर भूल आए थे और वह भारतीयों के साथ बहुत बुरा अत्याचार करते थे। यही रीज़न है कि लेखक ने उन्हें कहा है कि शेक्सपियर को घर भूल आए थे। क्वेश्चन 6 है हमारा, फांसी घर में एक साथ कितने व्यक्तियों को फांसी देने की व्यवस्था थी? तो यहाँ पे कितने हैं? 3 लोगों को। 3 लोगों को। क्वेश्चन 7 है हमारा, सबसे खतरनाक कैदी किसे माना जाता है? वीर सावरकर को। वीर सावरकर जी को। क्वेश्चन 8 है, लेखक के मन में किसके प्रति पूर्वाग्रह था? तो वे थे वीर सावरकर। क्वेश्चन 9 है हमारा, जेल के बाहर किस स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा थी? वो भी वीर सावरकर की थी। क्वेश्चन 10 है हमारा, किसे सावरकर के सांप्रदायिक होने का तर्क मंजूर नहीं है? स्पष्ट कीजिए। लेखक को सावरकर के सांप्रदायिक होने का तर्क मंजूर नहीं है क्योंकि लेखक उन्हें एक हिंदूवादी न मानकर उन्हें एक सच्चा देशभक्त मानते हैं। क्वेश्चन 11 है हमारा, जेल से लौटकर किसने अपने कमरे में बत्ती नहीं जलाई? सजा भुगतने वाले स्वतंत्र सेनानियों के संघर्षों को देखकर तथा जेल की अमानवीय स्थिति और कठिनाइयों को सोचकर लेखक दुखी हो गए, इसलिए उन्होंने अपने कमरे में बत्ती नहीं जलाई। फ्रेंड्स, हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा तो इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।